अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश भट्टी। आप देख रहे हैं डिस्कवर रियलिटीज। व्यूअर्स, एडल्फ हिटलर तारीख की सबसे मशहूर शख्सियात में से एक हैं। नाजी जर्मनी के रहनुमा के तौर पर उन्होंने दूसरी जंग अजीम और होलोकॉस्ट दोनों को मुनज़्ज़म किया। ऐसे वाक़यात जिनकी वजह से कम से कम 40 लाख अफराद हलाक हुए थे। आने वाली दहाइयों में वो बेशुमार किताबों, दस्तावेजी फिल्मों और टीवी शोज का मौजू रहे। आज की फहरिस्त में हम आपको इनके बारे में कुछ काबिल जिक्र और चंद गैर मारूफ हकाइक पेश करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एडल्फ हिटलर कौन है। तारीख के इस शख्स के बारे में लोग इतना तजस्सुस क्यों रखते हैं। हिटलर के ऐसे कौन से काम हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इनके बारे में तमाम हकाइक आप हमारी आज की वीडियो में देखेंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। हमारी आज की वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा, वरना डिस्कवर रियलिटीज के अलावा कौन आपको ये दिलचस्प मालूमात फराहम करेगा। डिस्कवर रियलिटीज़ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, सबसे पहले जानते हैं कि एडल्फ हिटलर कौन है। तो व्यूअर्स, एडल्फ हिटलर, जिसे जर्मनी जुबान में डर फहरर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है लीडर, 20 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्राउनाउ एम इन में पैदा हुए और 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी के शहर बर्लिन में इंतकाल करके हिटलर 1920 तक 1921 तक नाजी पार्टी के रहनुमा और 1933 तक 1945 तक जर्मनी के चांसलर, जर्मन जुबान में कंसलर और फहरर के तौर पर भी जाने जाते थे। सदर पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने 2 अगस्त 1934 से फहरर और चांसलर के जुड़वा टाइटल संभाले। व्यूअर्स, अगर हम हिटलर की इब्तदाई जिंदगी की बात करें तो हिटलर के वालिद एलोइस 1837 में पैदा हुए थे, और हिटलर की नजर में वो नाजायज थे क्योंकि हिटलर अपने वालिद से खौफजदा था, लेकिन वो अपनी माँ के लिए एक वक्फ बेटा था। 1876 तक इसने हिटलर के नाम पर अपना खानदानी दावा कायम कर दिया। एडल्फ हिटलर ने कभी कोई दूसरी कुनियत इस्तेमाल नहीं की। व्यूअर्स, रियासती कस्टम सर्विस से अपने वालिद के रिटायरमेंट के बाद एडल्फ हिटलर ने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा अपर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत लंज में गुजारा। ये जिंदगी भर हिटलर का पसंदीदा शहर रहा और हिटलर ने वहाँ दफन होने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। इसने अपनी बीवी और बच्चों की कफालत के लिए मुनासिब पेंशन और बचत छोड़ दी थी, और वो 1945 में बहुत तकलीफ के बाद मर गया था। व्यूअर्स, अब हम एडल्फ हिटलर के इक़्तिदार में इजाफे के बारे में बात करते हैं। तो व्यूअर्स, जर्मनी की शिकस्त के बाद समाजी अफरा तफरी के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हिटलर ने मई ta जून 1919 तक न्यूयॉर्क में सियासी काम शुरू किया। एक फौजी पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर सितंबर 1919 में इसने न्यूयॉर्क में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की थी। व्यूअर्स, अब हम आपको बताते चलें हिटलर के बारे में काबिल जिक्र और गैर मारूफ हकाइक के बारे में। हील शेकलग्रोबर। व्यूअर्स, एडल्फ हिटलर मारिया इना शेकलग्रोबर के साथ एलोइस की शादी के बाद पैदा हुआ था और इसका नाम एडल्फ शेकलग्रोबर था। ताहम जब एलोइस की उम्र तकरीबन 40 साल थी, इसने अपने सौतेले वाले जोहान जॉर्ज हाइडलर का आखिरी नाम अपनाने का फैसला किया, जिसके बारे में कुछ लोगों ने क्यास किया कि वो दरअसल इसका हयातियाती बाप था। कानूनी दस्तावेजात पर हिटलर को नया आखिरी नाम दिया गया और वो एडल्फ हाइडलर था। बाद में हिजे की तब्दीली की वजह से इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता हिटलर में तब्दील हो गया। एलोइस ने 2 बार शादी की थी और क्लारा पोल्स को अपनी तीसरी बीवी के तौर पर लेने से पहले इस जोड़े के 6 बच्चे थे। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एडल्फ और एक बहन ही जवानी तक पहुंची थी। एडल्फ के अपने वालिद के साथ मुश्किल ताल्लुकात हैं, जिनका इंतकाल 1903 में हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ को पसंद करते थे और मुबैना तौर पर 1907 में छाती के कैंसर से अपनी वालिदा की मौत से गमज़दा थे। पहली जंग अजीम की खिदमत। व्यूअर्स, जब 1945 में हिटलर की मौत हुई थी तो उस वक्त उसने आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास मेडल पहना हुआ था, जो पहली जंग अजीम में इनकी खिदमात के लिए इसे दिया गया था। ये एजाज खास तौर पर हिटलर के लिए अहम था, जिसने तनाज़े के दौरान खुद को एक हीरो के तौर पर पेश किया था। अगरचे वो सोमे की पहली जंग 1916 के दौरान जख्मी हुआ था, लेकिन हालिया तहकीक ने हिटलर के अपने जंगी तजर्बे के बयान को चैलेंज किया। कुछ का ख्याल है कि इसने अगर कोई फ्रंट लाइन एक्शन देखा तो इसने बहुत कम देखा। इसके इन दावों का मुकाबला भी करेगा जिसमें इनका ये कहना था कि वो शायद हर रोज खतरे में था। इसके अलावा जो
اس نے بتایا کہ وہ 1918 میں مسٹرڈ گیس کے حملے کے دوران عارضی طور پر نابینا ہو گئے تھے۔ طبی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ وہ شاید پوری اسرار اندھے پن کا شکار تھے۔ جب جرمنی نے ہتھیار ڈالے تو وہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آئرن کراس فرسٹ کلاس کے لیے اس کا حوالہ بہادری کے ایک خاص واقعے کا ذکر کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے کچھ محققین یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ ہٹلر کی خدمت کی طوالت اور افسران کے ساتھ اس کی عمومی پسندیدگی کے لیے دیا گیا تھا، خاص طور پر ہیوگو گٹمین، ایک یہودی لیفٹیننٹ کی بدولت جس نے سفارش کی تھی کہ ہٹلر کو ایوارڈ ملے۔ مین کیمپ بیسٹ سیلر پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، 1924 میں ہٹلر جب غداری کے جرم میں جیل میں گیا تھا، ہٹلر نے ایک کتاب کو لکھنا شروع کیا جسے بعد میں دنیا کی خطرناک ترین کتابوں میں سے ایک سمجھا گیا تھا، مین کیمپ مائی اسٹرگل، جو ابتدائی طور پر 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، 1925 تا 1927۔ اس میں ہٹلر نے اپنی زندگی کی تاریخ بیان کی اور اپنا نسل پرستانہ نظریہ پیش کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ویانا میں رہتے ہوئے ایک جنوبی مخالف یہود بن گیا تھا، اگرچہ ابتدائی طور پر اسے محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن مین کیمپ کی مقبولیت ہٹلر اور نازیوں کی طرح بڑھتی گئی۔ 1939 تک اس کی 5 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ ہٹلر کی موت کے بعد جرمنی اور دیگر ممالک میں اس کتاب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی اور کاپی رائٹ رکھنے والی جرمن ریاست باویریا نے اشاعت کے حقوق دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ غیر ملکی پبلشرز نے اس کتاب کو پرنٹ کرنا جاری رکھا اور 2016 میں کاپی رائٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد یہ عوامی ڈومین میں داخل ہوئی۔ کچھ ہی دنوں بعد 1945 میں پہلی بار جرمنی میں ایک بھاری تشریح شدہ مین کیمپ شائع ہوئی، جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گئی۔ ہٹلر کی کہانی آگ سے فہرر تک۔ ہتھ کنڈوں اور سازشوں کے طویل ترین سلسلے کے بعد ہٹلر کو جنوری 1933 میں جرمنی کا چانسلر مقرر کیا گیا، تاہم وہ اس سے بھی زیادہ طاقت کا خواہش مند تھا، اور یہ اس وقت حاصل ہوا جب 27 فروری 1933 کو جرمنی کی پارلیمانی عمارت میں آگ لگ گئی اور اس سے شدید نقصان پہنچا۔ اس نے اس واقعے کو اپنے اختیار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آگ لگنے کے اگلے ہی دن اس نے تمام شہری آزادیوں کی معطلی کی نگرانی کی اور اگلے مہینے کے انتخابات میں نازیوں اور ان کے اتحادیوں نے ریخسٹگ میں اکثریت حاصل کی۔ 23 مارچ 1933 کو ریخسٹگ نے فعال کرنے کا ایکٹ پاس کیا جس نے ہٹلر کی آمریت کو منظوری دی۔ پھر اگست 1934 میں پال وان ہنڈربرگ کی موت کے فوراً بعد جرمن عوام نے ہٹلر کو مکمل اختیار دینے کے لیے ووٹ دیا۔ چانسلر اور صدر کے دفاتر کو ملا کر فہرر انریچسکانگلر لیڈر اور چانسلر کا عہدہ تشکیل دیا۔ ہٹلر کے دور میں آرٹ کا نکات۔ ویورز، ہٹلر کے فنکار کے طور پر ناکام کیریئر کے بارے میں بہت کچھ بنایا گیا ہے۔ اسے ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹس نے مسترد کر دیا تھا اور وہ غربت میں رہتے ہوئے اپنا کام بیچنے کی کوشش کرتا رہا۔ فن میں اس کی دلچسپی صرف اس کے فخر بننے کے بعد بڑھی تھی، جبکہ ہٹلر نے کلاسیکی یونان اور روم کی مثالی کام کی حمایت کی۔ وہ عصری تحریکوں جیسے امپریشنزم، کیوبزم اور ڈاڈا کی بہت زیادہ تنقید کرتا تھا۔ 1930 کی دہائی میں نازیوں نے جرمن عجائب گھروں سے اس طرح کے ذہنی فن کو ہٹانا شروع کیا۔ پال کلی، پابلو پیکاسو، ولہم لیہمبرگ اور وائل نوڈ کے جدید کام 1937 کی کثیر شہری نمائش میں دکھائے گئے اور انہیں بالشویکوں اور یہودیوں کے زوال پذیر کام کی ثقافتی دستاویزات کے طور پر بیان کیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران ہٹلر نے غیر معمولی پیمانے پر فن پاروں کو منظم طریقے سے لوٹنے کا حکم دیا اور مبینہ طور پر اس کی سب سے زیادہ چوری شدہ شے گینٹ الٹر پیس تھی۔ اس کے اور دیگر کاموں کا مقصد لنز آسٹریلیا میں ایک منصوبہ بند سپر میوزیم کو بھرنا تھا جسے فہرر میوزیم کہا جاتا ہے۔ ٹیٹو ٹیلر، سبزی خور اور منشیات استعمال کرنے والا ایک ماسٹر اربن نسل بنانے کی کوشش میں نازیوں کو صحت سے متعلق پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شاید کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہٹلر مبینہ طور پر ایک چائے پینے والا، تمباکو نوشی نہ کرنے والا اور سبزی خور شخص تھا، تاہم افیون کے مبینہ استعمال سے اس کی صحت مند عادات کو نقصان تو پہنچا۔ حالیہ تحقیق کے مطابق 1941 میں ان کے ذاتی معالج تھیوڈور مورل نے انہیں مختلف ادویات بشمول آکسی کوڈون، میتھمفیڈامائن، مورفین اور حتیٰ کہ کوکین کے انجیکشن لگانا شروع کر دیے تھے۔ ویورز، مبینہ طور پر نازی پارٹی میں منشیات کا استعمال عام تھا اور فوجیوں کو اکثر جنگ سے پہلے نشہ دیا جاتا تھا۔ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہٹلر کو لرزنے کا خطرہ تھا اور کچھ لوگوں نے اسے پارکنسن کی بیماری سے منسوب بھی کیا ہے۔ ہٹلر بطور ارب پتی۔
शायद अपनी इब्तदाई गुर्बत की वजह से हिटलर ذاتی दौलत कमाने के लिए पुरअज़म नजर आता था। इसकी ज्यादातर रकम पेशन गोई के जराए से हासिल हुई। सरकारी रकम को छीनना और कॉरपोरेशनों से अतियात कबूल करने से लेकर इसने मजीद तख्लीकी स्कीमें भी शुरू की। चांसलर बनने के बाद इसने खास तौर पर हुकूमत को हुक्म दिया कि मनोब्याहता जोड़े को सरकारी शादी के तोहफे के तौर पर देने के लिए अपने मेन कैंप की कापियां खरीदे, जिससे हिटलर को भारी रॉयल्टी मिल गई। इसके अलावा इसने इनकम टैक्स देने से भी इनकार कर दिया था। इसने अपनी वसी दौलत का इस्तेमाल किया, जिसका तखमीना तकरीबन $5 बिलियन था, एक वसी आर्ट कलेक्शन जमा करने, उम्दा फर्निशिंग खरीदने और मुख्तलिफ जायदादें हासिल करने के लिए। जंग के बाद इसकी जायदाद बावेरिया को दे दी गई। हिटलर को दिया गया नोबेल इनाम स्कैंडल। व्यूअर्स, 1939 में एक स्वीडन कानून साज ने हिटलर को अमन के नोबेल इनाम देने के लिए नामजद किया। अगरचे इसका इरादा एक मजाक के तौर पर था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। इसके बजाय इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया था और इसके बाद इससे नामजदगी फौरी तौर पर वापस ले ली गई थी। ऐसा नहीं है कि हिटलर अवार्ड चाहता था या इसे कबूल करने के काबिल भी था। 1936 में जर्मन सहाफ़ी कार्ल वॉन ओसिटस्की, जो हिटलर के नाखिद थे, को 1935 के अमन इनाम का फातेह करार दिया गया। इस इशारे को नाजी अज़म के मजम्मत और जर्मनी की तौहीन के तौर पर देखा गया। नतीजे के तौर पर हिटलर ने तमाम जर्मनों को नोबेल इनाम कबूल करने से रोक दिया और इसके मुतबादिल के तौर पर आर्ट और साइंस के लिए जर्मन कौमी इनाम तख्लीक किया। बादशाह थर्ड रीख के दौरान नोबेल जीतने वाले 3 जर्मनों को मजबूरन अपने अवार्ड से इनकार करना पड़ा, हालांकि बाद में इन्हें डिप्लोमे और तमगे भी मिले थे। हिटलर की मौत और साजिशी नजरियात। व्यूअर्स, 30 अप्रैल 1945 को जंग हारने और सोवियत फौजियों की पेशकदमी के साथ हिटलर ने बर्लिन में अपने ज़ेरे ज़मीन बंकर में खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। ईवा ब्राउन, जिससे इसने हाल ही में शादी की थी, उसने भी अपनी जान ले ली। हिटलर की ख्वाहिश के मुताबिक इन दोनों की लाशों को जला दिया गया और फिर दफन कर दिया गया। इसके बाद फौरन ही साजिशी नजरियात शुरू हो गए। इस हवाले से सोवियत यूनियन का शुक्रिया कि उन्होंने शुरू में दावा किया कि वो इस बात की तस्दीक करने से कासिर थे कि हिटलर मर गया है, और बाद में उन्होंने ही ये अफवाहें फैलाई कि हिटलर जिंदा है और मगरिब की तरफ से इनकी हिमायत की जा रही है। तो हैरी ट्रूमैन की तरफ से दबाव डाला गया। सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने कहा कि वो हिटलर की किस्मत के बारे में नहीं जानते थे। ताहम बाद की इतलात के मुताबिक सोवियत यूनियन ने इसकी जली हुई बाकियात बरामद की, जिनकी शिनाख्त दांतों के रिकॉर्ड के जरिए की गई थी। लाश को निकालने और जलाने से पहले खुफिया तौर पर दफन किया गया था। राख को 1970 में बिखेर दिया गया था। हालांकि खोपड़ी का एक टुकड़ा जिस पर एक गोली का जख्म भी था 1946 तक नहीं मिला। ताहम इस तरह की खबरें शकूक शुबात के तौर पर करने में नाकाम रहीं और इनमें इजाफा सिर्फ 2009 में हुआ, जब मुहक्किकीन ने इस बात का तयन किया कि खोपड़ी का टुकड़ा दरअसल एक औरत का है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिटलर के बारे में ये मालूमात पहले नहीं पता थी। अगर कुछ नया सुनने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल डिस्कवर रियलिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।